हेलो एंड वेलकम। फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का पार्ट। काफ़ी डिटेल में हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा पहले से। कुछ बच्चों के ये दिमाग में होगा कि इतना ज़्यादा हम फंडामेंटल राइट्स को क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, दो तीन रीज़न है। नंबर एक रीज़न ये है कि फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जो कि जनरल नॉलेज में होता ही है। अगर किसी भी एग्जाम में पॉलिटी है तो फंडामेंटल राइट्स होगा। दूसरा, फंडामेंटल राइट एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है जानना, उसको पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या है। ये बहुत जरूरी है एक इंसान के लिए। और तीसरा यह है कि आपका एग्जाम भी ऊपर से होने वाला फिलहाल नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। और हाँ, जिन बच्चों को ये चाहिए कि एक वीडियो में निपटा दीजिए फंडामेंटल राइट्स को, तो ये फंडामेंटल राइट अब 2-3 वीडियोस में तो खत्म हो जाएगा। फिर मैं लास्ट में एक समरी वीडियो बनाऊंगा फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें जेके एसएसबी के मेन पॉइंट्स होंगे और समरी आपको फिर मिलेगी। ठीक है ना, वो क्रैश कोर्स वाला एक वीडियो आपको मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपको अलग से भी दिया जाएगा वीडियो। तो जो चाहते हैं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़े, अब ये फंडामेंटल राइट्स को मैं डीप इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आता है, जरूरी है। और उतना भी ज्यादा डीप नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं हर एक बात कवर करता हूं। बहुत सारे केसेस है बीच में, उनके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी। करंट अफेयर काफी है बीच में, करंट अफेयर भी मैंने ज्यादा नहीं डाला। तो बहुत जेके एसएसबी के ऊपर ही हमने पढ़ा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की लेवल की हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा, मैं अगर आप इसको और कुछ जोड़ूं ऊपर नीचे से, तब तो ये यूपीएससी आईएएस के लिए, टॉपर वालों के लिए ये इंफॉर्मेशन सेट हो जाएगी। अच्छा, तो ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ने जरूरी है भाई मेरे, ये बहुत जरूरी है एक इंसान के लिए। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस भी हैं बीच में जो कि मैंने सोचा कि लास्ट में ही कवर करें, क्योंकि किसी को ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं जो कि बाकी सारे बच्चों को क्लियर होता है। तो जब मैंने आपको बीच में क्वेश्चंस देना स्टार्ट किया तो मुझे अलग से मैसेजेस भी आए, सर ये तो हमें पता ही था, ये तो पता ही था, आपको पहले लेक्चर देना था। तो वो भी हमें लगा हाँ भाई, बहुत सारे बच्चों को पता ही होता है। तो इसलिए क्वेश्चंस जितने भी हैं उनके लिए अलग वीडियो में बनाया करूंगा। कंप्यूटर में भी काफी क्वेश्चंस आ गए हैं, अलग से वीडियो बनेगा। मतलब वो वीडियो जो हम पढ़ रहे हैं रेगुलर वीडियो की तरह नहीं होगा, वो बीच में आएगा सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में, ताकि डिस्टरबेंस उन बच्चों को ना हो जिनको आता है। अब राइट टू फ्रीडम हमें आगे पढ़ना है। राइट टू फ्रीडम में कितने राइट्स है? देखो, FREE 4, 1, 2, 3 और 4। ये तो ऐड हुआ है बाद में, 2002 में ये ऐड हुआ। अब ये है राइट टू फ्रीडम आपके सामने, 19, 20, 21, 21A और 22। ठीक है, इतने सारे फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम क्लासिफिकेशन कैटेगरी के अंदर। हाँ, ये आर्टिकल 21A अमेंडमेंट से आया। कौन सा अमेंडमेंट है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, अब यहां तक ये ठीक है, हम ये पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल हम उठाते हैं आर्टिकल 19 को। देखिए, आर्टिकल 19 जो है, हर एक आर्टिकल या तो फॉरेनर और सिटीजन के लिए होता है, जिसको बोलते हैं एनी पर्सन, या तो सिटीजन के लिए होता है, या कोई फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए भी है, फॉरेनर के लिए भी है, लेकिन एनिमी फॉरेनर या एनिमी एलियन के लिए नहीं है। वहां मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये आर्टिकल किसके लिए है सर? आर्टिकल 19 है सिटीजन्स के लिए। अच्छा, किसके खिलाफ है, किसके लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 सिटीजन्स के लिए है, और किसके खिलाफ है? ये खिलाफ है स्टेट के खिलाफ ही है। कहीं कोई आर्टिकल कोर्ट्स ने बोला कि प्राइवेट के लिए भी है, प्राइवेट के खिलाफ भी एक्शन ली जा सकती है। वो मैं आपको बताता हूं उस आर्टिकल में साथ साथ। अच्छा, ये सिटीजन्स के लिए है और अगेंस्ट स्टेट है। और इस आर्टिकल में कितने फ्रीडम्स है? आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स है। आज कौन कौन से? ABCDE और G। ये F वाला बीच में डिलीट हुआ है। मतलब कि ओरिजिनली कितने फ्रीडम्स थे फिर? सर, ओरिजिनली 7 राइट्स थे या 7 फ्रीडम्स थे। 7 फ्रीडम्स थे या राइट्स, ठीक है, आप कुछ भी बोलो। आज कितने हैं? 6 हैं। ओरिजिनली आर्टिकल 19 के अंदर कितने फ्रीडम्स, कितने राइट्स थे? ओरिजिनली 7 थे। एक जो राइट है वो डिलीट हुआ है। वो कौन सा सब क्लास डिलीट हुआ है? ठीक है ना, वो हुआ है
ये एफ वाला। एफ क्या होता था? वो था राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू एक्वायर, होल्ड या डिस्पोज प्रॉपर्टी। ये राइट टू प्रॉपर्टी की तरह ही था, थोड़ी डिफरेंस थी। तो प्रॉपर्टी वाला डिलीट हुआ। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी भी डिलीट हुआ था सर। 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं आज। राइट टू प्रॉपर्टी भी डिलीट हुआ था। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी सर डिलीट हुआ था किस अमेंडमेंट से? ये आपके सामने अमेंडमेंट है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पढ़ा था ना कहीं पे भाई? ये ट्रिक्स कहां गए, कहां गए, कहां गए, कहां गए? ये देखो भाई मेरे, ये देखो। अरे अरे अरे, हम क्या कर रहे हैं? हाँ, ये है क्लासिफिकेशन आपकी। ये तो आपने देखा होगा ना, आपको ये पता ही होगा। चलो मैं वापस से आता हूं, ये आपको पता ही होगा। बताइए अब कितने हैं? अब ये भी 6 ही है। एक राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हुआ, पहले कितने थे? 7 क्लासिफिकेशन। एक जब डिलीट हुआ तो 6 ही है। उसमें भी सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। क्या सेम टू सेम? कि पहले 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 आर्टिकल 19 के अंदर से 7 राइट्स थे, अब 6 ही है। क्लासिफिकेशन में भी अब 6 ही है, इसके अंदर भी अब 6 ही है। एक फंडामेंटल राइट उधर भी डिलीट हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी। एक फंडामेंटल राइट इनसाइड आर्टिकल 19, एक राइट इसके अंदर भी डिलीट हुआ, आर्टिकल 19 1F या F आप कह सकते हो। तो वहां पे भी वो हुआ डिलीट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। यहां पे भी डिलीट हुआ राइट टू प्रॉपर्टी 44th। तो दोनों जगह प्रॉपर्टी वाले 44th से ही डिलीट हुए। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? प्रॉपर्टी 44th। अच्छा सर, यहां तक तो ठीक है। अब जो 6 फ्रीडम्स या 6 राइट्स है आर्टिकल 19 के अंदर सिटीजन्स के अगेंस्ट स्टेट, वो क्या क्या है? देखो आप, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि एक इंसान के पास फ्रीडम है कि वो स्पीच दे सकता है और एक्सप्रेस भी कर सकता है। तो एक इंसान के पास फ्रीडम है, वो स्पीच भी दे, एक्सप्रेशन भी करे, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या एक इंसान फ्लैग को होस्ट कर सकता है इंडिया में? हाँ भाई, इंडिया का कर सकता है। क्या पाकिस्तान का कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? सोचिए तब तक, जब तक मैं यहां तक आऊं। और भी कुछ बहुत सारी पॉइंट्स है। अच्छा, आपके पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू साइलेंस भी है, आप चुप करके भी बैठ सकते हो, ये भी इसी के अंदर है। मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, रुको। तो एक बंदे के पास आर्टिकल 19 राइट देता है कि वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे सकता है। एक्चुअली आर्टिकल 19 में क्लास है, क्लास 1 2 3, ये क्लास 1 के अंदर आते हैं। क्लास 1 सब क्लास ए है, ये एक्चुअली ए है ना, क्लास 1 सब क्लास ए। तो ये सारे क्लास 1 के अंदर आते हैं, ABCDEF जो भी है। क्लास 1 सब क्लास ए, ऐसे ऐसे 19 में ही है, क्लास 1 ही में ही है, सभी सब क्लास 1 में ही है ये सारे। तो सब क्लास बी, क्लास 1 सब क्लास सी। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, समझो इस बात को, समझो इस बात को, समझो इस बात को। स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक इंसान कर सकता है, और याद रखना दूसरे नंबर पे फंडामेंटल राइट्स पे ये है स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला। किस मामले में? कि मोस्ट इंटरप्रिटेशन इसी में हुई है। इंटरप्रिटेशन का मतलब एक फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करना। कौन करता है इंटरप्रेट? सुप्रीम कोर्ट करता है इंटरप्रेट। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि देखो भाई, इस आर्टिकल के अंदर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रिंट भी कवर करता है, टेलीकास्ट भी इसके अंदर आएगा। ये सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इसको वाइडर मीनिंग दी गई है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कोर्ट्स ने। अब पहले नंबर पे कौन है? वो है आर्टिकल, बताइए, 21। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है वो हमें पढ़ना है। तो वो उसको सबसे ज्यादा वाइडर इंटरप्रिटेशन हो गई है, वो वाइडन हुआ है फंडामेंटल राइट्स में से सबसे ज्यादा। उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐड होती है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये भी इसके अंडर है, ये भी इसके अंडर है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सर एक इंसान क्या क्या कर सकता है? एक इंसान मुंह से स्पीच दे सकता है, राइटिंग से वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने व्यूज, अरे प्रिंटिंग से वो एक्सप्रेशन कर सकता है, पिक्चरिंग से वो एक्सप्रेशन कर सकता है, या कोई दूसरा मैनर भी से वो एक्सप्रेशन कर सकता है। पेंटिंग से, प्रिंटिंग से, राइटिंग से, माउथ से, किसी दूसरे मैनर से भी। अब ये दूसरे मैनर को जब कोई अदर मैटर होता है, अदर मैनर होता है, अदर बॉडीज होता है, वहां पे बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये बॉडी अदर मैटर में आएगा, अदर मैनर में आएगा, अदर बॉडीज में आएगा। तो इसी से ज्यादा वाइडर इंटरप्रिटेशन होता है। तो प्रेस भी इसके अंडर है, राइट टू प्रेस, मतलब प्रेस का भी राइट जो है वो भी इसी के अंडर आता है। एडवर्टाइजमेंट करना,
ठीक है ना, ये भी इसी के अंदर आता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी के अंदर आता है। फ्रीडम टू डू एडवर्टाइजमेंट्स ये भी इसी के अंदर आता है। और टेलीकम्युनिकेशन की टैपिंग नहीं होगी, कोई टैप नहीं करेगी आपके कॉल रिकॉर्ड कोई, ये भी इसी के अंदर आएगा। वो ऑफेंस माना जाएगा जो टैपिंग करेगा आपका टेलीकम्युनिकेशन कन्वर्सेशन सॉरी ओके। उसके बाद टेलीकास्ट भी एक इंसान कर सकता है, ये भी उसके पास फ्रीडम है। फ्रीडम एक इंसान के पास ये भी है कि वो फ्लैग को होस्ट कर सकता है। एक इंसान के पास ये भी फ्रीडम है कि वो दूसरे के व्यूज को भी एक्सप्रेस कर सकता है। अपने व्यूज छोड़ो, दूसरे की भी व्यूज वो एक्सप्रेस कर सकता है थ्रू प्रेस, एडवर्टाइजमेंट्स, थ्रू टेलीकास्टिंग, थ्रू प्रिंटिंग, ठीक है ना, कुछ भी। अच्छा, राइट टू साइलेंस भी, किसी को बात नहीं करनी है तो राइट टू साइलेंस भी आता है। ये मैं पूछूंगा आपको ऑब्जेक्टिव में, पूरा ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू साइलेंस, किसी को कुछ बोलना नहीं तो राइट टू साइलेंस भी। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है, जो नहीं लगता कि इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, पॉलिटिकल डिसेंट भी इसी के अंदर आता है। पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आप कुछ बोलना चाहते हो, कंस्ट्रक्टिव वे में आप बोल सकते हो। गवर्नमेंट को आप अपोज करना चाहते हो, कंस्ट्रक्टिव वे में आप अपोज कर सकते हो। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आप उनका कर सकते हो, भाई ये गलत किया, मुझे ठीक नहीं लगता, मोनेटाइजेशन सही हुआ, आप कह सकते हो, कोई नहीं आपको कुछ बोलेगा। गवर्नमेंट ने ऐसा किया, मुझे ये स्टेप गवर्नमेंट का अच्छा ही नहीं लगा, आप कह सकते हो, आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। तो पॉलिटिकल डिसेंट कंस्ट्रक्टिव वे में बोला गया है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आप करोगे, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बात आप करोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक तो ठीक है। अच्छा, मैंने ये बोला था आपको, क्या फ्लैग को होस्ट कर सकते हो आप? पाकिस्तान का फ्लैग कर सकते हो आप, चाइना का कीजिए, पाकिस्तान का कीजिए, आप किसी के भी झंडे को लहराइए कंट्री में, कोई रोकने वाला नहीं है, अनटिल एंड अनलेस ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस ये कंट्री में वायलेंस को क्रिएट नहीं करेगा। आप अगर फ्लैग लहरा रहे हो पाकिस्तान का, टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई मसला ही नहीं इसमें, लहरा दो, कोई केस नहीं होगा आपको, आपके पास ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मगर अनटिल एंड अनलेस पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शंस क्या है इस आर्टिकल की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की एक्सेप्शंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे एक्सेप्शन, शायद इस पे ध्यान नहीं जा रहा है बहुत सारे बच्चों का, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, मतलब कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि इसके ऊपर भी एक्सेप्शंस है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बोलोगे अब मेरा है स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), अब मैं कुछ भी करूंगा, मुझे तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन देना है। नहीं भाई, एक्सेप्शंस है। आज आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, मतलब ये 100% एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट। अब से याद रखना, कोई फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है आपके पास। हर एक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, हर एक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक्सेप्शंस है, हर एक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है? कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सा रीजनेबल है, कौन सा रीजनेबल नहीं है। हाँ, कब लगा सकता है आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन? जब कंट्री में सवर्निटी को प्रॉब्लम हो। सवर्निटी मतलब इंडिया सुप्रीम है, जब लगता होगा कि कंट्री के सवर्निटी पे इफेक्ट आ रहा है, सिक्योरिटी कंट्री का डिस्ट्रॉय हो रहा है, सिक्योरिटी पे खतरा है, इंटेग्रिटी पे खतरा है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी पे खतरा है। यूनिटी होती है इंडिविजुअल लेवल पे, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई, ये है यूनिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कश्मीर, जम्मू, पंजाब, ठीक है ना, ये स्टेट्स के मामले में, लैंड के मामले में हम सब है भाई, मतलब हम सब है इकट्ठे, हम सब है एक, इसको बोलते हैं इंटेग्रिटी। हम सब इंसानों के दरमियान यूनिटी होती है नॉर्मली, स्टेट्स एक साथ मिल के बैठे हैं, इंटेग्रिटी इसको बोलते हैं। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी में भी खतरा अगर आए तो स्टेट आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। भाई तू क्या बोल रहा है, ये तू तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को हटा रहा है, सिक्योरिटी पे और सवर्निटी पे खतरा आ रहा है आपकी वजह से। इतना ही नहीं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर कुछ बोलोगे ना, तो आपके ऊपर भी एक्सेप्शन, आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन उस मामले में भी नहीं हो सकता। मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ हमारे अब इंडिया के पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप हो रहे हैं, हो गई दोस्ती भाई, हो गई दोस्ती, किसी मैटर पे हो गया, फॉर एग्जांपल सॉल्व कश्मीर इशू हो गया सॉल्व, तो हो गई दोस्ती फॉर एग्जांपल।
अगर इनकी फ्रेंडली रिलेशनशिप हो रही है फॉरेन के साथ, अगर कंट्री की फ्रेंडली रिलेशनशिप हो रही है और उस दौरान फ्रेंडली रिलेशन के बाद या उस दौरान आप उस कंट्री के बारे में कुछ बोल रहे हो, तब भी आपको रोका जा सकता है। भाई अभी दोस्ती हो गई है, मत बोलो कि वो वार हुआ था, ये झगड़ा हुआ था, इससे कंट्रीज का फिर से झगड़ा हो सकता है। तो अगर कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप हो रही है या हो गई है तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। भाई पाकिस्तान के साथ अभी फ्रेंडली रिलेशन है, उसके बारे में मत बोलो, तुम्हारे ये बोलने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कंट्रीज के दरमियान। ठीक है। पब्लिक ऑर्डर मतलब कि पब्लिक ऑर्डर जितना भी है पब्लिक उसमें भी अगर प्रॉब्लम आए तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कंटेंट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट की बेइज्जती कोई कर रहा है स्पीच से, एक्सप्रेशन से, इन सब की वजह से उसको भी रोका जा सकता है। एक्सेप्शंस, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। डिफेमेशन, अगर कोई किसी को बदनाम कर रहा है स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, उसके ऊपर केस लगेगा। मैं आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन से बदनाम करूंगा और आप मेरे ऊपर यह केस लगा सकते हो, तो डिफेमेशन में भी रेस्ट्रिक्शंस है और आपको इसकी सजा मिलेगी अगर आपने गलत तरीके से अपना स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो फंडामेंटल राइट है उसको यूज किया। तो मतलब रेस्ट्रिक्शंस काफी है भाई, काफी है। आर्टिकल 1B क्या बोलता है? आर्टिकल 1B बोलता है, पहला तो था चलो स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 1B क्या है? असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आर्म्स के बगैर आप असेंबल कर सकते हो, जमा हो सकते हो, आप मीटिंग्स कीजिए, कोई मसला नहीं। आप डेमोन्स्ट्रेशंस दीजिए, कहीं पे आपको देनी है, कोई मसला नहीं। आप प्रोसेशंस कीजिए। प्रोसेशंस मतलब कोई आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई आपने मनाया कोई रिचुअल, तो आप सड़क से जा रहे हो, सब मिल के लोग किसी जगह मिल रहे हो, तो मान लीजिए ठीक है, चलेगा। डेमोन्स्ट्रेशंस चलेगा चलेगा चलेगा। तो इसी तरह प्रोसेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस, मीटिंग्स आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। आप मीटिंग करो, आप मिलो जुलो। अरे आप मिलोगे तभी तो कुछ हो सकता है, कंट्री में ग्रो हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव वे में। देखो कैसे, पब्लिक लैंड पे ही आपको मिलना है, प्राइवेट लैंड पर नहीं मिलना। आप मेरे घर आके नहीं बोल सकते अरे भाई हमारा फंडामेंटल राइट है असेंबल पीसफुली, तो तुम्हारे घर में मैं बैठूंगा और असेंबल हो जाऊंगा। मेरा ये फंडामेंटल राइट है, अगर तूने मुझे रोका मैं जाऊंगा कोर्ट। तो याद रखना। और हां, ये किसके खिलाफ हम पढ़ रहे हैं? प्राइवेट के खिलाफ की। बताओ, मैंने ऊपर बोला ये सारे के सारे उसी के अंदर आते हैं। जी तक, यहां तक ये सारे के सारे आर्टिकल 19 ही है। तो आर्टिकल 19 में ऊपर क्या मैंने बोला याद करो। किसके लिए है ये? सिटीजन के लिए। किसके खिलाफ है ये? स्टेट के खिलाफ है ये। ठीक है। प्राइवेट के खिलाफ नहीं है ये, क्योंकि प्राइवेट का इसमें रोल नहीं है। प्राइवेट आपको क्या, ये प्राइवेट का इसमें रोल ही नहीं है, वो रेस्ट्रिक्शन करेगा ही नहीं, मतलब उसका रोल ही नहीं है, इसलिए ये प्राइवेट के खिलाफ भी नहीं है। जिसका रोल होता है उसी के खिलाफ होता है, जिसका ये रोल होता है। अब समझो इस बात को। पब्लिक लैंड पे ही आपको करना है भाई, प्राइवेट लैंड पे नहीं। अनआर्म्ड आपको मीटिंग करनी है और रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल लगाए जा सकते हैं, जैसे कि आपको पता है सेक्शन 144 सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, या सेक्शन 141 इंडियन पेनल कोड के अंदर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। बहुत बार आपने ये देखा होगा न्यूज में कि लग रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस। कभी बोल रहे हैं जमा इतने लोग मत होइए, उतने लोग मत होइए, जमा इस जगह पे उस जगह पे चलिए। आर्टिकल 19(1)(c) क्या बोलता है? आर्टिकल 19(1)(c), ये सारे हम फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। इसके ऊपर एसोसिएशन की फ्रीडम थी, असेंबल की फ्रीडम थी, अब है एसोसिएशन की फ्रीडम। आप मुझे बताइए, एसोसिएशन, एक इंसान के पास ये फ्रीडम है, वो एसोसिएशन बना सकता है, यूनियन बना सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकता है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, कंपनी बना सकता है, यही है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकता है, ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, ट्रेड यूनियन बना सकता है। ये सारी चीजें एक इंसान बना सकता है। एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ मुझे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हो गए? ये एक अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। चलिए आगे। नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं। पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो आप, ये सारी चीजें बना सकते हो, एसोसिएशन बनाओगे, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है। अरे हर एक फंडामेंटल के साथ में है रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस है, कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ। समझो इस बात को। पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आप ट्रेड यूनियन बना रहे हो, आप मेरे वीडियो देख रहे हो, मान लिया आप ट्रेड यूनियन के मेंबर हो, आपने ट्रेड यूनियन बनाई। ट्रेड यूनियन पता है क्या होती है? अरे भाई कोई भी ट्रेड यूनियन बनाओ आप, ऑटो रिक्शा यूनियन, अल्टो यूनियन, कार यूनियन, बाइसिकल यूनियन, कुछ भी ऐसा तो नहीं बनता, बसें यूनियन, कुछ भी, या कोई भी मार्केट यूनियन, कुछ भी। तो ट्रेड यूनियन आपने बना लिया। तो आप नॉर्मली देखते हो ट्रेड यूनियन ज्यादातर स्ट्राइक्स करते हैं। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सवाल पूछता हूं, क्या
आप स्ट्राइक कर सकते हो, राइट टू स्ट्राइक, राइट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक करना, क्या ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(c)? मतलब कि क्या ये फंडामेंटल राइट है? याद रखना, ट्रेड यूनियंस का काम होता है स्ट्राइक करना ज्यादातर ज्यादातर ज्यादातर, लेकिन ये राइट टू स्ट्राइक नहीं है। राइट टू स्ट्राइक कर सकता है एक इंसान, मगर फंडामेंटल राइट नहीं है, नॉर्मल राइट है, लीगल राइट है। राइट टू स्ट्राइक इंसान कर सकता है, मगर लीगल राइट, अगर राइट टू स्ट्राइक को रोका गया तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, इस पुलिस वाले ने, इस स्टेट ने, इस गवर्नमेंट ने मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया। ये आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते। ये लीगल राइट है, लीगल राइट का प्रोसीजर होता है। नॉर्मल कोर्ट में आप जाइए, वो बात हो रही है, ये बात हो रही है, तो राइट टू स्ट्राइक को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। ये एक लीगल राइट है, छोटे लेवल का राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है भाई, वो वायलेट नहीं होना चाहिए आपका। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अच्छा राइट टू स्ट्राइक लीगल राइट है, क्या राइट टू ब्लॉक रोड लीगल राइट है? ब्लॉक रोड करना, आप ब्लॉक रोड करोगे, क्या ये आपके पास राइट है? याद रखना, ब्लॉक रोड राइट नहीं है। अरे राइट तो दूर की बात है भाई, ब्लॉक रोड करना माना जाएगा जुर्म। ब्लॉक रोड करना राइट ही नहीं है, ये लीगल क्या, ये इल्लीगल राइट है। ब्लॉक रोड करना इल्लीगल राइट है। आपके ब्लॉक रोड करने की वजह से आपका मसला तो हल हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाएंगे, अस्पताल पहुंचना पड़ता है, पब्लिक ऑर्डर गलत खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग होते हैं, उनको आप नहीं रोक सकते। तो समझो इस बात को, ट्रेड यूनियन तो बनाएंगे, ऊपर से ही रेस्ट्रिक्शन। भाई ट्रेड यूनियन जो आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जितनी भी आपने ये बनाई, ठीक है, आप स्ट्राइक कर सकते हो, आपके पास फंडामेंटल राइट, राइट टू स्ट्राइक नहीं है। हाँ 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 हाँ, करो करो करो, लीगल राइट तो है, लीगल राइट तो है, छोटा राइट तो है, लेकिन हाँ स्ट्राइक में भी आप ब्लॉक को नहीं कर सकते रोड, वो 100% इलीगल है। आप अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी रेस्ट्रिक्शन है क्या, कि वो भी स्ट्राइक नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते सिक्योरिटी फोर्सेस या बाकी स्ट्राइक? अरे अगर वो स्ट्राइक करने बैठे तो वो अपना काम छोड़ के स्ट्राइक करेंगे तो पूरा 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 सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा, सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री कम हो जाएगी, ठीक है ना, सुपरमेसी ऑफ द कंट्री कम हो जाएगी, इंडिया वीक हो जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से ही ये स्ट्रांग होता है। अच्छा, अब ये भी मसला है सर, फिर क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस के ये राइट नहीं है, क्यों उनको पास फंडामेंटल राइट नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 33 भी है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे अच्छी तरह। चलो यहां पे ऐड करूंगा एक वर्ड, पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है ना भाई, पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो रेस्ट्रिक्शन दे सकता है किसी को भी, किसी भी फंडामेंटल राइट को वो इफेक्ट दे सकता है, रेस्ट्रिक्शन कर सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो रेस्ट्रिक्शन दे सकता है, बोल सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस रेस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं कर सकते, बना सकते एसोसिएशन, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि उनके पास भी ये नहीं होता ज़्यादा मूवमेंट जब वो जॉब चलता हो, ठीक है, तो उनके पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 19(1)(d) क्या है? आपके पास ये फ्रीडम है, हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? राइट टू फ्रीडम। ओके, आपके पास ये फ्रीडम है कि आप मूवमेंट कर सकते हो थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में आप मूवमेंट कर सकते हो। आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(1) क्लास 1 सब क्लास डी, मतलब आर्टिकल 19(1)(d) भी बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब ये क्या है आर्टिकल 19? आर्टिकल 19 के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, इस 1 के अंदर ये ABCDF है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 19(1)(d) क्या बोलता है कि आप करो मूवमेंट, लेकिन इंडिया के टेरिटरी के अंदर। टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको मैंने बोला है कि वाइडर कंसेप्ट है, यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं, टेरिटरी ऑफ स्टेट भी आता है, एक्वायर्ड टेरिटरी इन फ्यूचर भी आ सकता है। आप घूमो, कोई मसला नहीं, लेकिन हाँ याद रखना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो हम पढ़ रहे हैं ये सिटीजन के लिए है कि एनी पर्सन? नहीं सर, आपने ऊपर ही बोला एनी पर्सन नहीं, सिटीजन के लिए। अच्छा, ये अगेंस्ट प्राइवेट है कि अगेंस्ट स्टेट? नहीं सर, आर्टिकल 19 आपने ऊपर ही बोला, ये सारे के सारे अगेंस्ट स्टेट 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 है, प्राइवेट नहीं। अगर प्राइवेट आपको रेस्ट्रिक्शन कर रहा है मूवमेंट की, तब आप नहीं जा सकते डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये स्टेट करेगा रेस्ट्रिक्शन तो आप बोलोगे भाई मेरी मूवमेंट क्यों, रेस्ट्रिक्शन क्यों कर रहे हो? और ऊपर से ये भी बोला गया है कि कुछ एक्सेप्शंस भी है। हाँ हाँ, स्टेट रोक सकता है आपको, लेकिन किसी किसी मामले में पढ़ेंगे। पहले देखो, आप मूवमेंट कर सकते हो थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन हाँ आप इनसाइड कंट्री मूवमेंट कर सकते हो अंडर आर्टिकल 19। ये भी याद रखना सर, फिर हम बाहर भी कंट्री में कैसे जा सकते हैं? हमें तो फ्रीडम है, लेकिन वो फ्रीडम है आर्टिकल 21 के अंदर। 21 आर्टिकल हम पढ़ेंगे,
तो उस 21 आर्टिकल के अंदर यह है कि आउट ऑफ कंट्री भी आप जा सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, आप वापस भी आ सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, लेकिन याद रखना आर्टिकल 19(1)(d) ये फ्रीडम नहीं देता। वो बोलता है थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनसाइड इंडिया, इनसाइड द कंट्री की बात कर रहा है आर्टिकल 19(1)(d), और एक्सटर्नल बात करता है या आउट ऑफ कंट्री जाना और उधर से वापस आना, उसके लिए दूसरा आर्टिकल आपको ये राइट देता है और वो हम वहीं पे पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखना इनसाइड द कंट्री लिखा है। सर एक्सेप्शंस क्या है? अरे एक्सेप्शंस ये है भाई, शेड्यूल्ड ट्राइबल जो एरियाज होते हैं, ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल शेड्यूल्ड कास्ट की बात नहीं, ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा हूं मैं। जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहां पे रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है, वहां पे फॉरेनर्स को या आपको भी जिसका डिस्टिंक्ट कल्चर है, जो आपका अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, तो आपको भी रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं अगर आप ट्राइबल एरियाज में जा रहे हो, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज में। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उनका कल्चर आपके कल्चर से डिस्ट्रॉय हो सकता है, उनकी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज से हार्म हो सकती है, उनका कल्चर और लैंग्वेज और बाकी चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन की जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो जैसे कि आप अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड जाओ, लक्षद्वीप जाओ, आप फॉर एग्जांपल वहाँ पे ट्राइबल होते हैं, वो क्या बोलते हैं, आदिवासी, हाँ आदिवासी शायद बोलते हैं, तो वो लोग होते हैं वहाँ पे, तो उनको कुछ पता ही नहीं होता है, वो विदाउट क्लोथ्स होते हैं, तो आप जाओगे उधर उधर उनका कल्चर, आप उनको बोलोगे ये क्या कर रहे हो आप, तो हो सकता है वो शाई फील के लिए, इक्वालिटी हार्म हो रही है, उनकी फ्रीडम हार्म हो रही है, उनका वहाँ पे वो कल्चर है, या आप उनके फ़ोटो उठा के आपने यूट्यूब पे डाल दिए, तो उनका कल्चर वहाँ पे है, लैंग्वेज वहाँ पे है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। उनके प्रोटेक्शन के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन की जा सकती है, मतलब कि ये रेस्ट्रिक्शन करना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया के एक्सेप्शन है ना। पब्लिक हेल्थ में भी अगर हो, फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूशंस को रोका जा सकता है, किसी जगह में जाना, एड्स पेशेंट्स का, कोरोना वायरस पेशेंट्स का रोका जा सकता है कि अगर वो मूवमेंट करे। क्यों? क्योंकि पब्लिक हेल्थ के लिए। सिक्योरिटी एरियाज में आप बोलोगे मैं जाऊंगा, हाँ भाई वहाँ पे चल रही है ट्रेनिंग, वहाँ पे ब्लास्ट्स हो रहे हैं, बम ब्लास्ट्स हो रहे हैं, तो आप बोलोगे हाँ भाई मैं भी खेलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी जोन्स जो है, सिक्योरिटी एरियाज जो है, या कोई भी, चलो छोड़ दो उसको, उस एरिया को जहाँ पे हो रही है, कोई भी सिक्योरिटी जोन जो होता है वहाँ पे आप नहीं जा सकते भाई, वहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। उसके बाद आर्टिकल 1E, आर्टिकल 1E। सर आर्टिकल 1F कहाँ है? आपने फिर जी बोला है भाई, अब तो डिलीट हुआ ना, किस अमेंडमेंट से? सर 44th से, जिससे राइट टू प्रॉपर्टी हुआ था, वो भी राइट टू प्रॉपर्टी है, दोनों के दोनों प्रॉपर्टी, दोनों के दोनों 44th से, दोनों के दोनों राइट टू प्रॉपर्टी से, दोनों के दोनों प्रॉपर्टी, दोनों के दोनों 44th से। आर्टिकल 19(1) क्या बोलता है भाई? आपके पास फ्रीडम है कि आप रिजाइड कर सकते हो या सेटल कर सकते हो इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताओ कि आप किसी भी जगह सेटल कर सकते हो, लेकिन इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ स्टेट्स में आप सेटल नहीं कर सकते। अब तो आप जे के बारे में, क्या जे के बारे में अभी तो पता नहीं, क्योंकि कोई कंक्रीट लॉ नहीं निकला इसके बारे में, ठीक है, कोई कंक्रीट नहीं लिखना ऐसे, मतलब अभी तो कोई सॉलिड नोटिफिकेशन नहीं आई, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे आप जगह नहीं ले सकते हो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मकसद की बात यह है कि आपके पास ये फ्रीडम है कि आप रिजाइड कर सकते हो या सेटल कर सकते हो इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, चाहे आप टेम्पररी रहो या परमानेंटली रहो, आप ज़मीन ले सकते हो, मगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, याद रखना यहाँ पे ऐड करना। कुछ स्टेट्स के अंदर लॉज है जहाँ पे आप नहीं ले सकते, या और भी रेस्ट्रिक्शंस है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज में आप नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका रहन सहन प्रोटेक्ट करना है। पब्लिक इंटरेस्ट भी अगर हार्म होता हो आपके रेजिडेंट्स की वजह से, तो तब भी नहीं हो सकता। तो आप देखोगे ये डी और ई ओवरलैप करता है, ये 19(1)(d) और 19(1)(e), जो कि दोनों के दोनों हैं 6 फ्रीडम्स के अंदर, जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं, ये ओवरलैप करते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर लास्ट आर्टिकल 19(1)(g), ये क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस। आप प्रोफेशन कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, आप करो, लेकिन हाँ ड्रग्स का बिजनेस नहीं करना, एक्सप्लोसिव्स नहीं करना, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस नहीं करना। अगर आपको कुछ ड्रग्स का, कुछ अल्कोहल बेचना है, बिजनेस करना है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए भाई, ऐसा तो नहीं कर सकते आप। इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते, मैं अगर आपको अच्छी तरह बोलूं, इलीगल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी याद रखना, इसके ऊपर भी एक्सेप्शंस है। ये तो आपने एक्सेप्शंस ही पढ़े कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है। वो क्या है कि गवर्नमेंट, स्टेट आपका ट्रेड ले सकता है। आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई बैंक है,
स्टेट नेशनलाइजेशन अब बैंक कर सकता है, स्टेट प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर बना सकता है। मतलब कि आर्टिकल 19(1)(g ये एक्सेप्शन है। अरे सर, मेरा स्टेट के खिलाफ ही जंग चल रहा था, जंग नहीं, मैं बोलूंगा उनका आर्बिट्री एक्शन के खिलाफ ही मैं कुछ कर सकता था। लेकिन अगर मेरे पास ये है फ्रीडम, तो गवर्नमेंट या स्टेट कोई भी ट्रेड मेरा ले सकता है। तो ये एक्चुअली आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फिर डिसीजन दिया, नहीं भाई, हाँ हाँ हाँ, ये एक्सेप्शन है, ये वैलिड है, ये गवर्नमेंट कर सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वेलफेयर ऑफ द कंट्री के लिए कर रहा है। ये इंडिया जो है वेलफेयर स्टेट है भाई, ये वेलफेयर के लिए कर रहा है, इसीलिए ये प्राइवेटाइजेशन से नेशनलाइजेशन आ रहा है। ठीक है, तो स्टेट ये कर सकता है, ये भी एक्सेप्शन है, मतलब ये हो सकता है। आप नहीं जाओगे सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ भाई वायलेट हो गया फंडामेंटल राइट, आप बोलोगे हाँ भाई सोशल, ये वेलफेयर के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए हो रहा है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो रहा है, चलो ठीक है। हमेशा एक इंडिविजुअल के राइट्स कन्फ्लिक्ट करते हैं मास पीपल से, राइट से, तभी आता है सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में, तभी आते हैं डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स के बिटवीन क्लैश, तभी आता है एक फंडामेंटल राइट को दूसरे फंडामेंटल राइट के बिटवीन क्लैश। बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको शायद फिलहाल यहां पे नहीं एक साथ बताऊंगा, लेकिन जहां जहां लगे वहां वहां बता दूंगा मैं। क्वालिफिकेशंस भी प्रेस्क्राइब कर सकता है भाई, आपको इतनी ज्यादा फ्रीडम भी नहीं है कि आप प्रोफेशन करो, हाँ भाई मैं आज से मैं डॉक्टर हूं, मैंने एमबीबीएस डिग्री नहीं की लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर हूं, क्यों? अरे मेरे को आर्टिकल 19(1)(g बोलता है, फ्रीडम है आपके पास भाई, कोई भी ट्रेड ले लो, बिजनेस ले लो, आज से मैं डॉक्टर ले लूंगा। ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्यों? क्योंकि स्टेट आर्टिकल 12 मतलब स्टेट जो चला रहा है नेशन को, स्टेट को या कंट्री को, वो क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं किसी जॉब के लिए, ट्रेड के लिए, प्रोफेशन के लिए। आर्टिकल 20 बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत टाइम कितना हो, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है? एनी पर्सन के लिए है ये। ऊपर क्या था? पर्सन नहीं, सिटीजन। आर्टिकल 20 क्या है? हर एक पर्सन। हर एक पर्सन का मतलब क्या? फॉरेनर हो या कंट्री का सिटीजन हो। अच्छा, अगर एनी पर्सन के बदले सिटीजन होता तो सिटीजन ही, फॉरेनर के लिए वो फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 20 एनी पर्सन के लिए है, मतलब सिटीजन हो या फॉरेनर हो, दोनों के लिए है। और किसके खिलाफ है ये जानना बहुत जरूरी है। प्राइवेट के खिलाफ आप नहीं ले सकते एक्शन, जा सकते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। प्राइवेट के लिए खिलाफ नहीं, स्टेट के खिलाफ ही। क्यों? क्योंकि ये डील ही करता है स्टेट के साथ। तो देखो कैसे डील करता है स्टेट के साथ, देखो। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये है आर्टिकल 20। मतलब प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। किस लिए? किस लिए? किस लिए? इन रेस्पेक्ट ऑफ, किस लिए? कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपने ऑफेंस किया है, कन्विक्ट किया है, ऑफेंस जुर्म आपने किया भी है, फिर भी आप अपने आप को बचा सकते हो। अब इसमें बच्चों को लगेगा अरे मैंने जुर्म किया, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? आप अपने आप को एक्सेसिव पनिशमेंट से बचा सकते हो। जुर्म करके भी कहीं 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 आपको ज्यादा सजा तो नहीं दी जा रही है, जितना लॉ है उतनी ही सजा मिलनी चाहिए, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। एक्सेसिव पनिशमेंट से आप प्रोटेक्शन कर सकते हो। यहां पे याद रखना, कहीं ऐसा ना सोचो भाई हाँ भाई जुर्म से, अरे भाई जुर्म से प्रोटेक्शन, कमाल की बात है, आज से मैं जुर्म से जुर्म करने बैठूंगा। अरे भाई जुर्म किया, आपको सजा मिलेगी। एक्सेसिव पनिशमेंट से आप प्रोटेक्शन कर सकते हो, आर्टिकल 20 बोलता है। अच्छा सर, एक्सेसिव पनिशमेंट से मैं प्रोटेक्शन करूंगा, सिटीजन भी और फॉरेनर भी, किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। ये प्रोटेक्शन मिलेगी, स्टेट के खिलाफ ही जा सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 और 32 रेस्पेक्टिवली। लेकिन ये एक्सेसिव पनिशमेंट किस तरह प्रोटेक्शन है? देखो किस तरह प्रोटेक्शन है। 3 लॉज इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। एक है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपॉडी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कैसे बचाओगे आप अपने आप को जुर्म करके भी? आप हो और आपने पता है एक जानवर को मार दिया, ये एक जानवर है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी लाइन को आपने मार दिया, चलो लाइन, आप बहुत बहादुर हो, लाइन तो लगता नहीं लेकिन मार दिया आपने लाइन को, ठीक है। अब आपने लाइन को मारा, जो कि आपने इसको मारा, ठीक है, क्यों मारा? क्योंकि आपको लगता है कि जुर्म नहीं है। कानून क्या था? कानून कुछ नहीं था इस बारे में, कानून था ही नहीं, बात ही नहीं कर रहा था कि लाइन को मारना जुर्म है या नहीं है, या कानून ने बोला था कि कोई जुर्म नहीं है। तो आपने बोला कोई जुर्म नहीं है, मार देते हैं, ठीक है, मार देती दिया आपने। लेकिन आपके मारने के कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, मगर आपके मारने के बाद ही लॉ को बनाया गया, लॉ को बनाया गया कि आज से जो लाइन को मारेगा उसको 5 साल की सजा
उसको 2,000 रुपए पेनल्टी, उसको फाइन लगेगा, उसको इम्प्रिजनमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल 5 साल की सजा, 2,000 की पेनल्टी मान लिया। तो आपने लाइन मारा था आज, लेकिन ला बना उसके बाद कुछ साल, कुछ दिन, कुछ महीने उसके बाद ला बना, तो वो ला आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दुश्मन था, वो गया पुलिस के पास, अरे सर 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 कानून आया ना, 6 साल की सजा, मैं आपको दिखाऊंगा, हमारी जगह एक बंदा है, मैं आपको दिखाऊंगा, उसने मारा था शेर को, लाइन को, आइए उसको पकड़ लीजिए। वो आपको पकड़ने आएगा, आपने ऑफेंस किया, लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हो। कैसे? आप उस पुलिस वाले को बोल सकते हो, रुक 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 रुक, आर्टिकल 20 मैंने पढ़ा है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो ला। भाई ये जो क्रिमिनल केस है, या ये जो केस है, उसमें कोई एक्स पोस्ट फैक्टो ला नहीं है। मतलब कि वो ला तब फोर्स में नहीं था, जो ला बाद में बनाया गया वो मेरे ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसी का मतलब है नो एक्स पोस्ट फैक्टो ला। आप ला को जो फ्यूचर में बना, वो आप पिछले क्राइम में अप्लाई नहीं कर सकते बोला। तो आप पुलिस वाले को बोल सकते, देखो भाई जब ये ला था ना, जब ये ला नहीं था ना, तभी मैंने जुर्म किया, ला आया उसके बाद आप आ रहे हो, देखो अब मैं नहीं करूंगा, अब अगर मैं करूंगा तो ठीक है। समझ आ गया आपको? और भी बहुत सारी बातें हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में, वो बहुत डीप हो जाएगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि प्रोस्पेक्टिव लॉ क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव केसेस क्या होते हैं, क्रिमिनल सिविल में अलग अलग, और बहुत सारी चीजें हैं भाई। यहां पे वो चीजें डिस्कशन नहीं कर सकते फिलहाल। देखो भाई, फिर है नो डबल जियोपार्डी, मतलब आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो, और आप पता है क्या करने गए? आप बैंक में लग गए, आप चलो जेके बैंक में लग गए, और आपने बैंक में रॉबरी की, चोरी किया आपने बैंक में। अब आप उस बैंक के एम्प्लॉय भी थे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसके पीछे एक पॉइंट है कि आप उस बैंक के एम्प्लॉय भी थे और आपने उस बैंक को लूटा भी, दोनों किए आपने। पता है वो बैंक का जो मैनेजर है वो आपको लेगा और पुनिशमेंट आपको देगा, और फॉर एग्जांपल आपको पुनिशमेंट मिल गई 2 साल की, 2 इयर्स की। अब आप फिर से बैंक के सामने गुजर रहे हो, बैंक जा रहे हो, कोई काम से बैंक जाओगे तो वो फिर से आपको पकड़ेगा, अरे उस दिन रॉबरी की, कैसे तेरे को छोड़ दिया पुलिस वालों ने, या कानून से आप कैसे छूट गए। फिर से वो लेगा आपको पुलिस के पास, फिर से वो लेगा आपको कोर्ट। लेकिन आप याद रखना, वो आपको फिर से कोर्ट नहीं ले सकता, क्योंकि पुनिशमेंट आपको एक बार मिली है। वो आपको बोलेगा, अरे उस दिन तूने किया था, अब कैसे घूम रहा है। एक बार पुनिशमेंट मिली, आप उसको बोल सकते हो पुलिस वाले को, रुक 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 भाई रुक, मैंने ये पढ़ा है आर्टिकल 20, नो डबल जियोपार्डी। एक बार सजा मिली ना मुझे, तो दूसरी बार तू मुझे कैसे अरेस्ट कर सकता है? टेंशन खत्म, ठीक है ना। मतलब ये जुर्म करने वालों के लोगों के लिए कुछ एक्सेसिव पनिशमेंट ना मिले, डबल पनिशमेंट ना मिले, ज्यादा पनिशमेंट ना मिले, ला के बगैर ही पनिशमेंट ना मिले जबकि वो लाना हो। हाँ, एक बात, एक पॉइंट है, डिपार्टमेंटल एक्शन इंक्लूड नहीं होगी। मतलब ये कि देखो, आपने तो नो डबल जियोपार्डी समझ लिया कि पनिशमेंट एक ही बार मिलेगी, 2 बार नहीं, एक जुर्म के लिए। मुझे एक बात बताओ, बैंक वाले में आप जॉब कर रहे थे, इस बैंक ने सबसे पहले आपको निकाल दिया, तो आपको एक पनिशमेंट मिली। फिर आपको ये सजा, आपको कोर्ट ने भी सजा दे दिया, आपको दूसरी पनिशमेंट मिली, आपको तो यहां पे 2 पनिशमेंट्स मिले। याद रखना, डिपार्टमेंटल एक्शन इंक्लूड नहीं है। चाहे डिपार्टमेंट से आप निकाले जाओ, वो नहीं माने जाएगा। आप बोलोगे, अरे अब मुझे डिपार्टमेंट से निकाला गया, एक सजा तो मिली, अब मुझे कोर्ट वो 2 साल 3 साल की सजा नहीं दे सकता। ऐसा आप नहीं बोल सकते। पता है क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल एक्शन पनिशमेंट को इंक्लूड नहीं करते। डिपार्टमेंटल एक्शन जो भी आपको मिली है, वो ये एक्चुअली पनिश्ड ओनली वंस का मतलब है कोर्ट से आपको एक बार सजा मिल गई है, डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं। तो समझो इस बात को अब कि जो डिपार्टमेंटल एक्शन हो गई है वो इंक्लूड नहीं होती पनिशमेंट। तो आप ये नहीं बोल सकते, भाई कोर्ट सर डिपार्टमेंट ने मुझे निकाल दिया, अब आप मुझे सजा मत दीजिए, या डबल जियोपार्डी हो जाएगा। तो कोर्ट आपको बोलेगा, भाई मेरे कोर्ट जब आपको पनिशमेंट देगा वो एक बार गिनी जाएगी। चाहे डिपार्टमेंट आपसे नाराज हो, आपकी बीवी घर पे नाराज हो, आप बोलोगे बीवी ने भी एक सजा दिया, उसने भी छोड़ दिया, डिपार्टमेंट ने भी सजा दिया, उसने भी छोड़ दिया, अब आप ये तीसरी सजा दे रहे हो, तो वो 2 कैटेगरीज नहीं माने जाते हैं। तो ये ही है, जो कोर्ट देगा वही माना जाएगा, उसके बाद फिर से कोर्ट नहीं दे सकता।
कोर्ट की बात है, वो 2 बार नहीं दे सकता, बाकी डिपार्टमेंटल एक्शन अलग से गिनी जाएगी। उसके बाद नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आपको जेल में पकड़ा गया, आपने जुर्म किया और आपको पुलिस बोल रहा है, कंपेल कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि आप अपने खिलाफ ही गवाही दे दो, विटनेस बनो अगेंस्ट, आप अपने सेल्फ, आप एविडेंस दे दो अपने खिलाफ। तो आप पुलिस वाले को बोल सकते हो, रुको रुको भाई मेरे, रुको, मेरे पास ये राइट है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको प्रूव करना है, जाके प्रूव करो, कोर्ट में प्रूव करो, मैं आपको क्यों बोलूं मैंने किया ना या ना किया। तो आप उसको बोल सकते हो कि आपका ये काम है प्रूव करना, भाई मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ वॉलंटरीली अगर आप बोल सकते हो, हाँ सर जुर्म हो गया, सॉरी सर, वो हुआ ये हुआ, तो आप कर सकते हो। ऑरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, याद रखना। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन चाहे ऑरली आपको फोर्स किया जाए या डॉक्यूमेंट पे लिखा जाए, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। आपको अगर फोर्स किया जाए ना, तो आप कोर्ट में बोल सकते हो कि इस पुलिस वाले ने, इस एग्जीक्यूटिव ने मुझे फोर्स किया लिखने के लिए, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, मैंने तो जुर्म नहीं किया, तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकती है। इसलिए आपके पास ये राइट है कि आपके ऊपर कोई जबरदस्ती जेल में ना करे, अनटिल एंड अनलेस वो कोर्ट से रिमांड लेके ना आए और आपकी पिटाई ना हो। आपको कोई पीट नहीं सकता जेल में, आपके पास ये राइट है, आपको कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है। हाँ रिमांड अलग बात है, वो कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है, वो अलग बात है, वो क्रिमिनल केसेस में होता है, जो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो। अब ये आपको समझ आया। अब थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, ब्लड सैंपल, वॉलंटरी, ये आप बोलोगे। अब आप बोलोगे क्या सर, मेरे पास ये है ना राइट, अब मैं आपको थंब इंप्रेशन क्यों दूं, सिग्नेचर क्यों दूं, ब्लड सैंपल क्यों दूं, मैं अच्छा ये तो वॉलंटरी, मतलब उसने बता दिया वॉलंटरी, तो माना जाएगा, इसको रिकॉर्ड में रखा जाएगा अगर वो वॉलंटरी बताएगा। मैं आपको ये 3 चीजें क्यों दूं, तो ऐसा नहीं है, आपको ये देने हैं और क्रिमिनल केसेस में ही देने हैं, बाकी केसेस में नहीं। लेकिन आपको ये क्रिमिनल केसेस में ये 3 चीजें आपको देने पड़ेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि आप मुझे जबरदस्ती कर रहे हो, नहीं भाई, साइन के जबरदस्ती आप साइन को देना पड़ेगा, आपको ब्लड सैंपल आपको देना पड़ेगा, सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा, उस पर आप ये नहीं कह सकते अरे जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती आपको मारा नहीं जा सकता कि आप अपने खिलाफ गवाही दीजिए, लेकिन हाँ साइन आपको करना है, थंब इंप्रेशन या ब्लड सैंपल आपको अपना देना है, क्रिमिनल केसेस में सिर्फ, याद रखना। और ये भी याद रखना कि लाई डिटेक्टर, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग वो आपके कंसेंट के बगैर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और आपके कंसेंट से ही वो इस्तेमाल किया जा सकता है, और आपके कंसेंट के बाद ही वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वो एविडेंस माना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बिना नशे के आपने कुछ भी बोल दिया, मतलब नशे में आपने कुछ भी बोल दिया, आपको ब्रेन में आप बेहोशी में हो, आप फॉर एग्जांपल आप बेहोशी में हो आप, तो आपने कुछ भी बोल दिया, तो इसलिए वो एविडेंस नहीं माना जाएगा। वो क्यों किया जाता है फिर सर, जब गवाही नहीं मानी जाएगी? वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, कोई ना कोई नाम तो आप लोगे ना, इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह होगी ना, इन्वेस्टिगेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए वो किया जा सकता है। तो ये हमने आज पढ़ा, इसको लास्ट में फिर से 1 लाइन 2 लाइन में बताऊंगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन दे रहा है ऑफेंसेस करने के बाद भी। नेक्स्ट पोस्ट ऑफ फैक्टो लॉ होता है कि आपने कोई जुर्म किया, बाद में लॉ बना, वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो आपने अपने आप को बचाया। आपने कोई जुर्म किया, आपको सजा मिली, दोबारा आपको सजा नहीं दे सकता कोर्ट। डिपार्टमेंटल एक्शन अलग है, आपके डिपार्टमेंटल आपके ऊपर एक्शन 10 बार भी ले लो, वो नहीं गिना जाएगा। तो 2 बार आपको पनिशमेंट कोर्ट नहीं देगा, नो डबल जेओपार्डी। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप जेल में या कहीं पे भी अपने खिलाफ या आपको जबरदस्ती नहीं बोला जा सकता कि गवाही दीजिए, एविडेंस दीजिए, विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ बन लीजिए, चाहे ओरली हो या डॉक्यूमेंटल हो, आपको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। मगर हाँ ये चीजें आपको देनी है, ये चीजें आपको क्रिमिनल केसेस में देनी है। वॉलंटरीली भी आप बोल सकते हो हाँ भाई मैंने किया, ठीक है। और हाँ ये भी याद रखना, लाई डिटेक्टर और ये चीजें आपके कंसेंट के बगैर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जब तक आप कंसेंट ना दो, बगैर आपके या कोर्ट से अप्रूवल लेके ये नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। 2 बातें बोलूंगा, आपके कंसेंट के बगैर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, या कोर्ट से अप्रूवल लेके ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और हाँ ये भी याद रखना कि ये एविडेंस, क्योंकि इसमें एक केस हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हाँ भाई ये बात तो सही है कि इसका दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या क्या बोल दिया इसने, तो वो आप 100% एविडेंस नहीं मान सकते हो। हाँ लेकिन आप ये करो, ये आप करो, इससे ये इसके मुंह से और कुछ नाम निकलेंगे, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इफेक्टिव बनेगी, फास्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, उसलिए आप कीजिए। लेकिन एविडेंस के तौर पे आप ये नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स क्या बोलते हैं, भाई प्रूव करके दिखाओ। मैंने तो कर लिया,
अरे कोर्ट में आप प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करते करते जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन प्रूव नहीं हो जाएगा। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके पास ये राइट है ना कि वो ज़बरदस्ती वो उनको मार नहीं सकते ज़बरदस्ती जब तक अप्रूवल आए। चलो भाई, ये था आज के लिए। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर कोई इशू है कमेंट कर लीजिए नीचे। ओके बाय।